जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 3 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। सुबह के 5 बजे सबसे पहले यूट्यूब पर ताजा ताजा खबरों के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं, जो भारत के प्रत्येक वनडे एग्जामिनेशन, जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, भारत के जितने भी वनडे और स्टेट पीसीएस है, उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर जीके का आपकी ये क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अभी अपनाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली एडॉप्टेड द यूरो करेंसी? तो यूरो करेंसी को अभी हाल ही में दोस्तों बुल्गारिया ने अपना लिया है। तो इसका सही आंसर बुल्गारिया हो जाएगा और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बुल्गारिया ने अभी नए साल के पहले दिन पर घोषणा करी है कि यह अपनी ऑफिशियल करेंसी यूरो को अडॉप्ट करने वाला है और यूरो को अडॉप्ट करने वाला यहां पे ये 21 नंबर का मेंबर बन जाएगा, जिसने यहां पर बुल्गारिया यहां पर इसने एक्सेप्ट किया है यूरो करेंसी को। तो यहां पर आप देखिए 1 फरवरी 2026 है, यानी नेक्स्ट मंथ से जो यूरो है बुल्गारिया की यहां पर लीगल करेंसी हो जाएगी। अभी बुल्गारिया की जो करेंसी है वो लेव थी, अब ये चेंज हो जाएगी। तो यूरो पहली बार 1 जनवरी 1999 में अडॉप्ट किया गया था और उस समय केवल 11 देश थे। अभी यहां पे 27 देश जिन्होंने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है वो यहां पे हो चुके हैं। ये यूरो जो करेंसी है ये यूरोपियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें से 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया, जो यहां पे यूरो जोन में आते हैं, जैसे स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क। और बाकी जितने भी लगभग यूरोप के कंट्रीज ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। इससे व्यापार करने में सुगमता होती है, सरलता होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और यहां पर जब ये सारे देश एक ही प्रकार की करेंसी का एक्सचेंज करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। अब वही आप समझ लीजिए कि हमें डॉलर एक्सचेंज करना पड़ता है, हम अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है, हमें महंगी पड़ती है, इसीलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए डॉलर जो डिमांड में है तो रुपया गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है ना। और आपको पता है मोदी एरा में ऐसा हो रहा है। तो बुल्गारिया के बारे में हम बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है और ये जो है आप देखें इधर तो बाल्कन प्रायद्वीप में आता है और इसकी कैपिटल सोफिया है। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया इसकी राजधानी है। हम बात करें पड़ोसी देशों की तो आइए यहां पर पड़ोसी देशों को देखते हैं। तो यह बुल्गारिया देख रहे हैं। बुल्गारिया के ईस्ट में आपको काला सागर देखने को मिलेगा, ब्लैक सी। बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया है, इधर सर्बिया है, इधर मैसेडोनिया है, इधर ग्रीस है। ठीक है, और यहां पे सी ऑफ मार्मरा है, इधर एजियन सी, इधर टर्की है, ऊपर मोल्दोवा है, इधर यूक्रेन है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से बुल्गारिया अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो यहां पे जो करेंसी है वो यहां पे यूरो अडॉप्ट की गई है। तो बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, नाटो का भी मेंबर है। नाटो में टोटल यहां पे 32 देश आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के वायु अधिकारी कमांड इन चीफ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो इनका नाम है सीथेपल्ली श्रीनिवास। क्या नाम है इसका? इनका सीथेपल्ली श्रीनिवास को यहां पे कार्यभार दिया गया है। देखो राकेश अग्रवाल के बारे में मैंने कल ही पढ़ाया था, ये एनआईए के चीफ बने हैं, नेशनल इंटेलिजेंस जो एजेंसी है जो कि आतंकवाद को मारने के लिए, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए बनाई गई है। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के एमडी है। किसके हैं? एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये जो संदीप प्रधान है इनको भी आप देख लीजिए। तो संदीप प्रधान को एक इंपॉर्टेंट कार्यभार दिया गया, किसका दिया गया है? सेबी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने हैं। सेबी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, जिनको अभी एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ दिया गया है ट्रेनिंग कमांड का इंडियन एयरफोर्स में। तो भारतीय वायुसेना में जो ट्रेनिंग कमान है इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलता है, जहां पे जितने भी नए नए यहां पर रिक्रूट होते हैं हमारे ऑफिसर्स, उनको यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है और ये बड़ा कार्यभार इनको मिला है। तो इस कमान की जिम्मेदारी ये है कि वायुसेना के सभी जितने भी ट्रेनिंग कार्य होते हैं उनको यहां पे पूरा करना पड़ता है। अभी मैंने आपको नागेश कपूर के बारे में भी बताया था। नागेश कपूर यहां पे ये इंडियन एयरफोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं।
ये मैंने आपको परसों पढ़ाया था। अब हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को भी पढ़ लेते हैं, जो रिसेंट में हुई है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष यहां पे जस्टिस प्रतिभा सिंह बने हैं। निर्मल मिंडा एसोचैम के यहां पे अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। यहां पे हम बात करें फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मेंबर बने, अकाई पद्मशाली बने हैं। हुंडई इंडिया के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है तरुण गर्ग। क्या नाम है? तरुण गर्ग नाम है। फिक्की के 2025-26 के इलेक्टेड मेंबर अनंत गोयनका है। डैन कैड्स आईएमएफ के पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। ऋषि सुनक जो पहले यहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, अब यहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर हो गए हैं, तो इनको मिला माइक्रोसॉफ्ट एंथ्रोपिक के एडवाइजर का कार्यभार यहां पे मिला है। आइए बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। जलीकट्टू 2026 की शुरुआत हाल ही में किस स्थान पर हुई है? तो जलीकट्टू हो रहा है थाचन कुरीची में, और जलीकट्टू होता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस प्रकार से जलीकट्टू होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। ट्रेडिशनल खेल है, पहले इस पे बहुत ज्यादा बैन लगा हुआ था, लेकिन अब इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि इसको यहां पे कंजर्व भी किया जा रहा है। तो 2026 की शुरुआत तमिलनाडु में जलीकट्टू से हुई है। यहां पे थाचनकुरी एक जगह है, गांव है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये एक कल्चरल फेस्टिवल है और ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट यहां पे मनाया जा रहा है। खासकर तब मनाया जाता है पोंगल त्योहार के अवसर पर। तो जो भी यहां पे पार्टिसिपेंट होते हैं वो यहां पे क्या करते हैं, ये बैल आप दिख रहे हैं, तो बैल के कुबड़ को पकड़ के इसको कंट्रोल में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारत की इंपॉर्टेंट मैं आपको पशु खेल बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कंबाला आपने सुना होगा, तो कंबाला में भैंस दौड़ होती है। ठीक है, और जलीकट्टू में यहां पे जो बैल होती है उसको यहां पे काबू में किया जाता है। बैलगाड़ी दौड़ होती है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पंजाब में होती है। ठीक है, ऊंट दौड़ राजस्थान में होती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मुर्गा लड़ाई होती है। भैंसा दौड़ केरल में होती है। केरल और असम में हाथी उत्सव होता है। ठीक है, अब देखिए कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। आप चेक कर लीजिए कि आप सही है कि नहीं। भारत के किस स्टेट में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली रिवर के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यहां पर बोस साहब ने बताया था। ठीक है, बोस साहब ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। अब देखिए मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम कहां पे एस्टेब्लिश किया गया? मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब ऑकर होता है? आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। अगला है क्वेपेम किस राज्य का तीसरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है? आपको बताना है। तो क्वेपेम जो है दोस्तों हाल ही में गोवा का तीसरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मैंने आपको हरियाणा में यहां पे 23 जिले के बारे में बताया था। अब क्वेपेम गोवा में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो आप यहां पे गोवा का मैप देख पा रहे हैं, तो गोवा जो है इधर आपको महाराष्ट्र कर्नाटका देखने को मिलेगा। तो गोवा में तीसरा जिला बना है और इसका नाम है क्वेपेम। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है क्वेपेम में ही स्थापित किया गया है। आप गोवा का नाम सुन के वैसे भी उत्साहित हो जाते हैं। ऐसा जब भी किया जाता है, जिला बनाया जाता है, तो प्रशासनिक जो भार होता है उसको कम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल सके, लोगों के लिए जो सुविधाएं बनाई गई हो हर इंसान तक पहुंच सके, तो वहां के लोकल लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज और नजदीक मिले और सुलभ मिले, एक्सेसिबल हो, इसके लिए यहाँ पे नया जिला बनाया गया है। अब गोवा की लोकेशन को तो मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक के बीच में गोवा है। गोवा की कैपिटल दोस्तों पणजी है और पूसापति अशोक गजपति राजू यहाँ के राज्यपाल हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी का शासन है। 1961 में इसको यहां पर किससे अलग करा गया था? यहां पर पुर्तगालियों का शासन था, पहले से यूटी बनाया गया था और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा में क्रांति दिवस 18 जून को मनाई जाती है। गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है,
और इसे मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, गोवा में इंपॉर्टेंट रिवर है वो मांडवी है। कौन सी रिवर है? मांडवी रिवर वहां पर है। और गोवा से रिलेटेड करंट अफेयर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लगभग हर साल गोवा में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हाल ही में दोस्तों गोवा में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो हुआ था फीडे जो वर्ल्ड कप था वो गोवा में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। आइए बढ़ते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। गान नगाई त्योहार किस राज्य में हाल ही में मनाया गया? इन विच स्टेट हैज गान नगाई फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो गान नगाई दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पे? मणिपुर में। तो मणिपुर में कबुई कम्युनिटी है, वो गान नगाई त्योहार मनाता है। ये लगभग अगर पूछा जाए कितने दिनों तक फेस्टिवल चलता है, 5 डेज चलता है। और हर साल जब यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होता है, फसल पक जाती है, फिर उसकी कटाई होती है, उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये त्योहार साल के अंत का प्रतीक भी है। और किसान जो है जब फसल को पका लेते हैं तो काटते हैं और अपना अनाज जो है वो स्टोर करते हैं, भंडार में जमा करते हैं। हम बात करें मणिपुर कहां पे है, तो मणिपुर की लोकेशन आप यहां पे देखिए, ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है, इधर असम है। तो मणिपुर की कैपिटल है यहां पे इम्फाल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। एन बीरेन सिंह ने यहां पे इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल नंबर 356 के तहत यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहां पे कुकी और एक कम्युनिटी और है मैतेई। तो दो कम्युनिटी के बीच में, दोनों ही आदिवासी कम्युनिटी है, हिली रीजन में पाई जाती है। ये दोनों के बीच में बहुत सालों से संघर्ष चल रहा है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे स्त्रियों को नग्न भी किया गया, बहुत गलत तस्वीरें देखने को मिली, आगजनी हुई। तो यहां पर 356 अनुच्छेद लगा हुआ है। यहां पे कोई भी सीएम नहीं है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 60। ठीक है, राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें 1 है। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लोकटक झील में पाया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको 2025 के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और भी पढ़ा देता हूं जो मनाए गए हैं, क्योंकि हमारी आदत है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड 10 से 15 जानकारी और भी दे देते हैं। सुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में हुआ। 26वां दिव्य कला मेला दिव्यांग भाइयों के लिए पटना बिहार में हुआ। नेपाल में गाय यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। नागपुर में मारबात महोत्सव मनाया जाता है, 2025 का मनाया गया। बेहदन खलम महोत्सव मेघालय में मेमोंग भी होता है। हरेला उत्सव उत्तराखंड में होता है। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। राममाण उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आइए बढ़ते 6वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में किस देश ने विदेशी नागरिकों की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है? एक नया डिजिटल सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है जो फॉरेन नेशनल की एक्टिविटीज को पूरी तरह से ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा, वो कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों नेपाल ने यहां पे फैसला किया है। 20 सही उत्तर हो जाएगा। तो नेपाल सरकार ने जो विदेशी नागरिक होंगे, फॉरेन नेशनल होंगे, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाएगा। और यह सिस्टम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, ट्रैकिंग सिस्टम। तो सिस्टम जो होगा, जितने भी यहां पे वीजा जो टूरिस्ट होंगे और जो टूरिस्ट और आते हैं, बहुत प्रकार के विदेशी आते हैं जो यहां पर आते हैं, रुकते हैं, और निकास की रियल टाइम मॉनिटरिंग करा जाएगा कि कब वो निकल रहे हैं, कब वो एंट्री कर रहे हैं। इसका मेन मोटो है कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, अवैध प्रवास ना हो। बहुत सारे लोग आते हैं, रुक जाते हैं और वो जाते भी नहीं है। तो अवैध प्रवास पे रोक लगाना है और टूरिस्ट को और सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है और ऑर्गेनाइज करना है। नेपाल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेपाल आप यहां पर देखिए, नेपाल है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही आता है। आप देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 देशों की राज्यों की सीमा नेपाल से छूती है। काठमांडू यहां पे इसकी कैपिटल है। 1985 में काठमांडू में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में आपको देखने को मिलेगा। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और सुशीला कर्की अंतरिम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको पता है नेपाल में जेनजी जनरेशन ने लुटा के मारा है अपने नेताओं को, तो यहां पर वहां के सीएम बदल गए थे। नेपाली रुपए यहाँ की करेंसी है, ठीक है। वहां के प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे। तो ये सारी सीमाएं मैंने आपको बता भी दी है, कौन कौन सीमाएं भारत की नेपाल को स्पर्श करती है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपका आज ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी मंथली ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी और आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक्स भी मिलेंगी। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, डेली करंट अफेयर्स की। तो आप यहाँ पे जो क्लास देख रहे हैं आपको पीडीएफ मिलेगी। टेस्ट सीरीज है दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट है जिस पर रैंक पता चलती है। कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के लिए 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है। 12 महीने का, हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स का भी टेस्ट आपको मिलता है। टेस्ट पास है अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए। पेड कोर्सेस है जहां हमारी टीम के कोर्सेस है, रीजनिंग, मैथ और आरआरबी पुलिस कांस्टेबल, इस सब के लिए। प्रीमियम कोर्सेस में आपको जाना है जहां पर आपको कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करना है। तो 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज जीके के प्रश्नों का टेस्ट आपको मिलेगा प्रीमियम कोर्सेस में। बहुत सारे बच्चे और भी यहां पे डिमांड कर रहे थे, तो 399 में आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलता है 3 साल की वैलिडिटी के साथ। न्यू ईयर 900 कूपन कोड का यूज करिएगा तो 900 रुपए का आपको डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही, 12 महीने की मंथली टेस्ट और 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको ई बुक भी मिल रही है। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहां पे मिलेगी प्रीमियम कोर्सेस में। और अगर आपको पूरी 12 महीने का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हर महीने का मंथली पैकेज चाहिए, वो भी अवेलेबल है 1000 टॉपिक वाइज और करंट अफेयर पीडीएफ। ये देखो, जनवरी से दिसंबर ईयर बुक भी हमने लॉन्च कर दी है 2025 की। दिसंबर महीने की मंथली बुक यहाँ पे लॉन्च कर दी। जिनके पास पैकेज है उनको यहाँ पे अदर परचेस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल हो जाएगी। 7वां प्रश्न आइए देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो मातृ वंदना योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। शुरुआत करी गई थी 1 जनवरी 2017। हम समझते कि मातृ वंदना योजना है क्या। तो यहां पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं और जो यहां पे ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनके लिए ये योजना स्टार्ट करी गई थी। उन माताओं के लिए योजना स्टार्ट करी गई थी। अब आपको पता है कि आज भी भारत में बहुत सारी माताओं को वो जो बेसिक न्यूट्रिशन है नहीं मिल पाता है, तो उनके न्यूट्रिशन में सुधार करना और उनके हेल्थ पे ध्यान देने के लिए काम किया जाता है। इसके लिए दोस्तों माताओं को गर्भावस्था, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं और जब वो डिलीवरी में जाते हैं, जब लेबर पेन होता है, तो उस समय यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों ठीक तरीके से सुरक्षित रहे और देश की तरक्की में, जीडीपी में ध्यान दे। क्योंकि देखिए, जब कोई बच्चा मरता है तो आपको जब वो पढ़ेगा, बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी में हेल्प करेगा, देश पे तरक्की करेगा। अब परिवार में अगर कोई बच्चा चला जाए, है ना, तो कितना नुकसान होता है परिवार का। तो परिवार का नुकसान, देश का भी नुकसान है। अब मैं आपको केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के डेट पढ़ा रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो यहाँ पे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई। एनपीएस वात्सल योजना 18 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई। कम उम्र में ही बच्चों की सेविंग स्टार्ट करना है। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 से। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024 से। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2025 से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 से, पिछले साल। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 24 जुलाई से और इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम 1 अगस्त 2025 से। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो इस मंत्रालय का नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके यहां पर जो इंद्रजीत राव जी हैं, ठीक है, इंद्रजीत राव इसके यहाँ पे मिनिस्टर है, ठीक है। गृह मंत्रालय तो आपको पता है अमित शाह संभाल रहे हैं। वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय सीतारमन जी के पास है। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। तो जो यहां पर राव जी हैं, इंद्रजीत राव, इनके पास ये मंत्रालय दिया गया है।
तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यहां पे लोगो शुभंकर लॉन्च किया है। इस पहल का मेन ऑब्जेक्टिव है मंत्रालय की पहचान को और ज्यादा मॉडर्नाइज करना। इस पे जो लोगो बनाया गया आप यहां पर देखिए, जो लोगो आपको यहां पे दिख रहा है, ये लोगो डेटा फॉर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसमें आपको अशोक चक्र दिखेगा, इसमें आपको रुपया का चिन्ह देखने को मिलेगा, और यहां पर जो है आप देखिए, इस जगह पर आप देखें तो यहां पे विकास पट्टी ऐसे ग्रोथ कर रहा दिख रहा है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस और डेटा आधारित विकास को यहां पे दर्शाया गया है। तो ये शुभंकर का नाम सांख्यिकी रखा गया है, स्टैटिस्टिक्स इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने हाल ही में किस कमान का कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने हाल ही में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार यहां पे संभाला है। सी सही उत्तर होगा। तेजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमान इन चीफ का कार्यभार संभाला है। तेजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर में एओसी ग्रुप में अभी काम कर चुके हैं, और ये ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण कमान के एओसी ग्रुप में भी कार्यरत थे, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो कि बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। तो भारतीय वायुसेना के इंपॉर्टेंट कमान हेडक्वार्टर है, वो भी पढ़ा देता हूं। तो वेस्टर्न एयर कमांड नई दिल्ली में है, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय में है, सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज यूपी में है, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरल में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु कर्नाटक में है, और मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। दिल्ली सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से शुरू करने का डिसीजन लिया है? तो जो भी शिकायत आएगी उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए यहां पे दिल्ली ने आईआईटी कानपुर के साथ यहां पे हाल ही में एक इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली यहां पे शुरू करने का फैसला है, जो एआई बेस्ड होगी। तो ये आईआईटी कानपुर के साथ यहां पर हमने समझौता किया है। तो इस प्रणाली से जो भी यहां पे शिकायत होगी, जो भी कंप्लेंट यहां पे डाले जाएंगे, उसका बहुत ही तेजी से रेजोल्यूशन होगा और इफेक्टिवली यहां पे काम किया जाएगा। ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आप यहां पे देख सकते हैं जो दिल्ली है वो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है, रेखा गुप्ता बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और विधानसभा सीटें यहाँ पे 70 है। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था, कमेंट बॉक्स पे बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होने वाली है? तो पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से स्टार्ट होने वाली है, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई से अहमदाबाद यहां पे विल स्टार्ट ऑन 15 अगस्त 2027। तो यहां पे जो सबसे पहला सूरत से बिलीमोरा एक सेक्शन है वो खुलेगा, उसके बाद वापी से सूरत तक का सेक्शन खुलेगा। ठीक है। और ये जो बुलेट ट्रेन है 508 किलोमीटर की है, सूरत से वापी चलेगी, पहला इसका ऑपरेशन होगा 2027 में, गति होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला स्टेशन सूरत होगा। और परियोजना में जो कॉस्ट आ रही 1.1 लाख करोड़ हो रही, जो जापान की हेल्प से हम यहाँ पे बना रहे हैं। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? और ये परंपरा चलती आ रही है कि आपके पास कौन कौन से न्यूक्लियर साइट आप बताएं, हम भी आपको बताएंगे। तो पाकिस्तान के साथ भारत ऐसा एग्रीमेंट कर चुका है। तो जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर यहाँ पे इंस्टॉलेशंस है, उसका लिस्ट एक्सचेंज करना पड़ता है। हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे से एक्सचेंज करना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती दोनों देशों के बीच में। यह समझौता हुआ था 31 दिसंबर 1988 को सिग्नेचर हुए थे, और इंप्लीमेंट हुआ था 27 जनवरी 1991 को। इसका मेन उद्देश्य है, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, तो भाई पता होनी चाहिए किसके पास कहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसा ना हो कि भाई आप इसका इस्तेमाल कर लें जिससे बहुत नुकसान हो जाए। प्यारे साथियों, 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सबने बहुत ही प्यार से डिटेल से आपने पढ़े हैं। अब बारी RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सभी कमेंट बॉक्स पे शुरू हो जाइए। भारत ने श्रीलंका में साइक्लोन राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसे कहते हैं ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है। अगला है, नागालैंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
तो नागालैंड राज्य स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आंद्रे रसल ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। इन्होंने सबसे लंबे समय तक किस टीम के लिए खेला है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला है। नई भूकंपीय क्षेत्रीयकरण मानचित्र के अनुसार भारत का कितना हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र में आता है? 61% हिस्सा आता है। रॉबिन स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो इंग्लैंड के ये खिलाड़ी थे। 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की टोटल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? 5,05,023 मेगावाट। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो तंबाकू उत्पाद पर शुल्क बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार किस बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको बीएसएफ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अगला है एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने भारतीय वायुसेना में कौन सा पदभार संभाला है? तो डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी का पदभार संभाला है। दोस्तों कल था 2 जनवरी और 2 जनवरी को जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े उसका भी हम करेंगे रिवीजन। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो नागेश कपूर है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड प्रशिक्षण कहां पे किया है? तो कोटा नागदा रेलवे सेक्शन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे का टेस्टिंग किया है। सरकार ने किस मात्रा से अधिक नीमोसलाइड युक्त दवाओं पे बैन लगाया है? 100 mg से ज्यादा। एमेकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पे, पहले नंबर पे चाइना है। काम्या कार्तिकन किस स्थान पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है? साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत में पहली बार आई स्टेंट के साथ 3D फ्लैक्स एक्वियस एंजियोग्राफी कहां पे की गई है? तो ये दिल्ली के कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में की गई है। केंद्र सरकार ने कितनी नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किया है? तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। देश की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर फाइनेंशियल वित्तीय कंपनी कौन सी है जिसने ऋण वितरण सेवा शुरू करी है? तो यह सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सॉल्वो प्रक्षेपण किया है? प्रलय का प्रक्षेपण किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राकेश अग्रवाल को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना किस तारीख को हुआ है? तो 1 जनवरी को हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 5-0 से जीत ली है? श्रीलंका के खिलाफ इसे 5-0 से जीता है। लूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी 2015 का प्रश्न है, संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की बात कही है? तो जवाहरलाल नेहरू। वैसे जो 18 साल की उम्र है आर्टिकल नंबर 326 में दी गई है कि आप 18 साल के होंगे तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसमें 70 प्रतिनिधि थे। जीडी 2016 का प्रश्न है। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही, पहचान करना है तस्वीर किस पर्सनालिटी की है, कमेंट बॉक्स पे बताना है। हम बात करते 2 जनवरी के रिजल्ट की, तो मनोज गुंडुआ टॉपर है, हरीश, स्नेहा, तारिक, मोहम्मद शहजाद, सिमरन, सोनाक्षी गुप्ता, यूसुफ, बादल कुमार, बबलू कुमार, सूर्यवंशी। आपको एप्लीकेशन पे जाना टेस्ट सीरीज पर, वहां पे डेली करंट अफेयर्स का डेली फ्री टेस्ट होता है जहां पे आपको आपकी रैंक पता चलती है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो आज का ऑफर मिस मत करिएगा। कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में मिलता है और डेली करंट अफेयर्स का आपको यहां पे टेस्ट मिलता है। आज की जो क्लास देख रहे हैं इसका रेगुलर डे बाय डे आपको इसकी पीडीएफ मिलती है। आप ई बुक्स में जाएंगे तो आज ईयरली ई बुक्स आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और मंथली ई बुक भी आज लॉन्च हो जाएगा दिसंबर महीने का। 6 महीने 12 महीने और भी बहुत सारी हमारी जीके की बुक भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे विषय आपको मिलेंगे। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। पेड कोर्सेज में हमारे टीम के कोर्सेज रीजनिंग, मैथ और आरआरबी, एनटीपीसी, वनडे एग्जामिनेशन के लिए।
प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो आपको यहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट कॉम्बो 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसको 1000 प्लस वीडियोस पढ़ने का मौका मिलेगा। 3 साल की वैधता के साथ न्यू ईयर 900 कूपन कोड यूज करेंगे, 399 में आपको बैच मिलेगा। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का जनवरी से दिसंबर मंथली टेस्ट फ्री और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक फ्री। तो ये आप सबको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। डेली क्लास होती है दोपहर 1 और शाम को 5 बजे। आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप बाद में भी देख सकते हैं। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाएंगे। अगर आपको 1000 टॉपिक वाइज पूरे 1 साल की पीडीएफ चाहिए तो आप यहां से प्राप्त करिए। 2025 की 12 महीने की मंथली मैगजीन हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगी। और आज ही हमने ईयर बुक लॉन्च कर दिया है करंट अफेयर्स का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 1 साल का। मंथली बुक्स भी है जो मैंने आपको बताया है, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, पैकेज भी है, टेस्ट पास भी है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की हमारी बुक्स है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और आप अपने व्यूज बताइए आपको कैसा लग रहा है चैनल। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। रात को 8 बजे साइंस के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।